नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में हिटलर के विषय में पढ़ेंगे, जिन्होंने नाजी दल की स्थापना की थी। हिटलर पिछली कक्षा में हमने हिटलर के जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में अध्ययन किया था। आज हम हिटलर की गृह नीति और विदेश नीति के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिटलर की गृह नीति। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही जर्मनी की व्यवस्था बदलना, समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित करना और समस्त विरोधियों का दमन करके जर्मनी का नाजीकरण शुरू किया। जिस नई व्यवस्था की स्थापना उसने की वे सर्वसत्तावादी थी, जिसका आधार एक दल, एक नेता तथा उसका अनियंत्रित शासन था। हिटलर ने लोकतंत्रात्मक शासन के खिलाफ था। उसने राज्य में निम्न नीतियों को लागू किया था। राजनीतिक दलों एवं प्रतिद्वंदियों का सफाया। नाजी दल के अतिरिक्त जर्मनी में विद्यमान अन्य राजनीतिक दलों को कुचल दिया गया। हिटलर की आज्ञा थी कि जर्मनी में केवल एक राजनीतिक दल रहेगा और वे दल है नाजी या राष्ट्रीय समाजवादी दल। अन्य किसी भी दल को अपने विचारों को प्रकट करने, सभाएं करने एवं किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्यों का प्रचार करने का अधिकार नहीं था। हिटलर ने सबसे पहले साम्यवादियों, फिर समाजवादियों और इनके बाद अपने निकट के दलों को सफाया किया। इनके नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया, दफ्तरों में पर छापे मारे गए, उनके कोष जब्त कर लिए गए। विरोधी राजनीतिज्ञों के साथ साथ महत्वाकांक्षी समर्थकों एवं नाजी दल के असंतुष्टों का सफाया करने में भी हिटलर ने संकोच नहीं किया। केटलबी के अनुसार उसके शत्रु या तो कब्रों में थे या जेल में या श्रम शिविरों में। उसके विरोध में कोई आवाज़ तक नहीं निकाल सकता था। 14 जुलाई 1933 ईस्वी के एक अध्यादेश के द्वारा नाजी दल को जर्मनी का एकमात्र राजनीतिक दल माना गया और अन्य किसी दल का गठन राजद्रोह माना गया। नेक्स्ट है एकात्मक शासन का विकास। हिटलर ने जर्मनी के संघात्मक स्वरूप को बदलकर एकात्मक स्वरूप देने का प्रयास किया। 30 जनवरी 1934 ईस्वी में राइख के पुनर्निर्माण अधिनियम द्वारा सभी राज्यों की विधानसभाओं को समाप्त कर दिया गया। राज्यों में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व का अंत हो गया। उनकी सत्ता केंद्र में विलीन करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि नाजी दल ने पर्सा, बवेरिया, सेक्सनी, बेडन आदि राज्यों को राजनीतिक इकाइयों के रूप में एकदम से मिटाने का विधिवत प्रयास किया, परंतु इसमें उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। प्रशासन का नाजीकरण। राज्य के सभी कार्यों और संगठनों में नाजीवाद की विचारधारा का प्रचार किया गया। उद्योग, वाणिज्य, कृषि, परिवहन, वित्त, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा व संस्कृति आदि सभी विभाग नाजी दल के नियंत्रण में हो गए। अप्रैल 1933 में के सिविल सेवा पुनः स्थापना अधिनियम द्वारा नाजी दल और राज्य के प्रति निष्ठा भाव नहीं रखने वाले व्यक्तियों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में से हटाने का प्रावधान किया गया। इस कानून के अंतर्गत सिविल सेवा के लगभग 28% लोगों को पद से हटा दिया गया। सिविल, पुलिस, न्यायिक आदि सभी सेवाओं का पूर्ण नाजीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है स्वायत्त संस्थाओं पर नियंत्रण। स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी नाजी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। नगर पालिकाओं के अध्यक्षों एवं ग्राम परिषदों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी केंद्रीय सरकार द्वारा की जाने लगी। इन संस्थाओं के सदस्यों को भी स्थानीय नाजी नेताओं की सहमति से मनोनीत किया जाता था। स्वशासी संस्थाएं अब केवल दिखावा मात्र रह गई। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन।
सर्वसत्तावादी प्रशासन स्थापित करने के उद्देश्य से हिटलर ने सभी प्रकार के नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा दिया, जैसे प्रेस, रेडियो, सिनेमा, स्कूलों व विश्वविद्यालयों आदि की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और विचार की अभिव्यक्ति तथा समस्त प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों पर कठोर सरकारी नियंत्रण लगवा दिया। नागरिक स्वतंत्रता का यहाँ तक लोप हो गया कि व्यक्ति को शारीरिक स्वतंत्रता तक का अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट है इस कोई भी व्यक्ति कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। विरोधियों के दमन के लिए तथा जनता पर आतंक जमाने के लिए अनेक प्रकार के कठोर उपाय काम में लिए जाते थे। जिन पर संदेह किया जाता था उनके लिए विशेष प्रकार के घेरे वाले कारागार बनाए गए, जहाँ कैदियों को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते थे और उन्हें यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। जो लोग अधिक खतरनाक समझे जाते थे उन्हें तुरंत गोली से उड़ा दिया जाता था। इस कार्य को गेस्टोपा नामक विशेष गुप्त पुलिस संगठन द्वारा किया गया। शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण। शिक्षण संस्थाओं पर नाजी दल का विशेष रूप से कब्जा था। बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी वैसा ही उनका विकास होगा। जर्मन बच्चे शुरू से ही ये सीखते थे कि जर्मन जाति संसार की सर्वोत्कृष्ट जाति है, संसार पर राज्य करने के लिए पैदा हुई है। वे अपना लक्ष्य तभी पा सकती है जब सर्व जर्मन लोग एक नेता के पीछे चले और एक पार्टी के रूप में संगठित रहे। नाजी दल के जर्मन नस्ल की उत्कृष्टता के प्रचार से एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृति और एक नेता का भाव जर्मनों के जीवन का आवश्यक अंग बन गया। यहूदियों के प्रति क्रूर नीति। नाजियों ने विशुद्ध जातीयता पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने ये प्रचार किया कि जर्मन जाति विशुद्ध आर्य जाति है और रक्त शुद्धता ही राष्ट्रीयता का मुख्य लक्ष्य है। केवल वे लोग ही जर्मनी के नागरिक हो सकते हैं जिनकी नसों में विशुद्ध आर्य रक्तभाव। अनार्यों के लिए जर्मन साम्राज्य में कोई स्थान नहीं है। इस संकुचित विचारधारा के कारण यहूदियों के प्रति नाजियों ने बड़ा कठोर व्यवहार किया। उन्हें ना ही मत देने का अधिकार था और न ही किसी विशेष राजकीय पद पर रह सकते थे। नाजी सरकार ने अप्रैल 1933 ईस्वी में भी एक कानून द्वारा सभी यहूदियों को सरकारी अर्ध सरकारी सेवाओं से हटा दिया गया। यहूदी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का बहिष्कार किया जाने लगा तथा उन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी जाने लगी। शिक्षक, वकील, चिकित्सक या वैज्ञानिक के रूप में भी यहूदी लोग कार्य नहीं कर सकते थे। 1938 ईस्वी में किसी यहूदी को जर्मन विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। लिप्सन के अनुसार इस प्रकार सरकार की नीति अनार्य लोगों को सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की आवश्यक सुविधाओं से तथा उनकी आजीविका के साधनों से वंचित करके उन्हें देश छोड़कर चले जाने पर विवश करने की थी। 1933 से 30 तक 1 लाख यहूदी अपने प्राण रक्षा के लिए जर्मनी छोड़कर विदेशों में भाग गए। कैथोलिकों के प्रतिनिधि। हिटलर चर्च पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण का पक्षधर था। उसने कहा था, हमारा भगवान केवल जर्मनी और हमें कोई भगवान नहीं चाहिए। जर्मनी के रोमन कैथोलिक लोग रोम के पोप को अपना गुरु समझते थे। उनके अपने अलग विद्यालय थे। ईसाई विद्यालयों में जातीय उत्कृष्टता और घृणा की शिक्षा ने देकर मनुष्य मात्र के भ्रातृत्व, करुणा और दयालुत्व का उपदेश दिया जाता था। नाजी लोग ईसाईयत जैसे एक ऐसे धर्म को सहन नहीं कर सकते थे जिसका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। हिटलर ने चर्चों का नियंत्रण करने के जो प्रयत्न किए उनमें उसे बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हिटलर ने नाजी विचारधारा के विरोधी कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट पादरियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया और जेलों में बंद कर दिया। 1938 ईस्वी में अनेक कैथोलिक चर्चों में आग लगा दी गई।
नेक्स्ट है श्रमिक नीति। जर्मनी के श्रमिक संगठन मार्क्सवाद से प्रभावित थे। चूंकि हिटलर मार्क्सवाद का कट्टर शत्रु था, अतः उसके शासनकाल में मजदूर संघों को भंग कर दिया गया और उनकी संपत्ति छीन ली गई। जर्मनी के सभी श्रमिकों का एक संगठन बनाकर उसे एक नाजी नेता के अधीन कर दिया गया। यद्यपि दिखावे के लिए हिटलर ने मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन दिया गया। नाजियों का मानना था कि पूंजीपतियों और मजदूरों के विरोध के स्थान पर समन्वय होना चाहिए। अमीर और गरीब सबको राष्ट्रीय हित के लिए काम करना है, अतः सरकार के कारखानों के मालिकों और मजदूरों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। हड़ताल और तालाबंदी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। पूंजीपतियों को भी मुनाफा कमाने की स्वच्छंदता नहीं थी। हिटलर के इन प्रयत्नों से उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। आर्थिक विकास। हिटलर जब जर्मनी का चांसलर बना था, तब जर्मनी की स्थिति दिवालिये की सी थी। हिटलर ने एकता के साथ जर्मनी को समृद्धि प्रदान करने का भी वचन दिया था। आम आदमी के लिए समृद्धि का अर्थ केवल ये था कि उसे काम मिले। उस समय वहाँ बेकारों की संख्या लगभग 60 लाख थी। अतः हिटलर ने सर्वप्रथम बेकारी दूर करने के लिए प्रयास किया। नाजी सरकार ने श्रमिक शिविर खोले, दलीय संगठन का विस्तार किया, स्त्रियों को घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा, सेना में वृद्धि की, यहूदियों, साम्यवादियों तथा अन्य अवांछनीय लोगों को देश से निकाला और जिनके द्वारा खाली किए गए स्थानों पर हजारों आदमियों को काम मिला। सन 1933 में गोरिंग की अध्यक्षता में एक चतुर्वर्षीय योजना बनाई गई, जिनमें आयात निर्यात, धन लाभ, श्रम लाभ, क्रय विक्रय और औद्योगिक लाभ पर सरकारी नियंत्रण की योजना बनाई। नाजी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाया था। संक्षेप में, नाजी आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य देश को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना था और इसमें वे बहुत हद तक सफल भी हुई। इस व्यवस्था का नाम उन्होंने ऑटार्की रखा। 3 वर्षों के भीतर जर्मनी में कोई मनुष्य बेरोजगार नहीं रहा। हिटलर ने के समय औद्योगिक उत्पादन लगभग दुगना हो गया था। विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर नाजियों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। उसकी नीति व्यावहारिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप थी। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति में वृद्धि। हिटलर ये अच्छी तरह जानता था कि जर्मनी एक युद्ध प्रिय राष्ट्र है, अतः उसने सैनिक शक्ति में वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सैन्य संख्या में बढ़ोतरी, राइनलैंड का पुनः सैन्यकरण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, प्रतिरक्षा बजट में बढ़ोतरी, जर्मन जनरल स्टाफ की पुनर्स्थापना, किलेबंदी आदि उपायों के द्वारा हिटलर के कार्यकाल में जर्मन सेना को मजबूत किया गया। सन 1939 तक जर्मनी की सैनिक शक्ति पश्चिमी यूरोप के सभी राष्ट्रों से अधिक हो गई। एक बार फिर यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी की शक्ति को संकीर्ण दृष्टि से देखने लगे। ये सब हिटलर व नाजी दल की अनिवार्य सैनिक शिक्षा एवं हथियारों के अधिकाधिक उत्पादन का परिणाम था। हिटलर की गृह नीति की समीक्षा। नाजी दल के विभिन्न कार्यों से जर्मनी की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक बढ़ गई, परंतु इनका अधिकांश भाग युद्ध की तैयारी के लिए सरकार के पास चला जाता था। इसलिए लोगों का रहन सहन का स्तर मंदी के बुरे से बुरे दिनों के स्तर से भी नीचा था। मक्खन बाद में, बंदूक पहले, ये नाजियों का नारा बन गया। मक्खन बाद में, बंदूकें पहले, ये नाजियों का नारा बन गया। लेकिन बहुत से जर्मनों को इस बात का गर्व था कि उनका राष्ट्र फिर से एक विश्व शक्ति बन गया। मजदूर इसलिए संतुष्ट थे कि उन्हें कोई न कोई काम मिल जाने से उनकी बेरोजगारी समाप्त हो गई थी।
इसके अतिरिक्त नाजी प्रचार तंत्र निरंतर ये प्रचार करता था कि जब नाजियों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब सब जर्मनों के पास घर, नेटवर्क, घर, मोटरें तथा अन्य विलास सामग्रियों हो जाएगी। इससे हिटलर को आम जर्मन लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये हिटलर की गृह नीति थी जिसका हमने अध्ययन किया। अब हम हिटलर की विदेश नीति जो कि 1933 से 1939 पढ़ेंगे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। दो विश्व युद्धों के बीच के काल 1919 से 1949 जर्मनी के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना मानी जाती है। सनसनीखेज घटना नाजी जाति का उत्थान और हिटलर का उत्कर्ष थी। इसने संसार को, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रेक्षकों महान आश्चर्य में डाल दिया। जर्मनी की सत्ता पर अधिकार कर हिटलर ने जिस विदेश नीति का अपनाया उस पर संक्षेप में प्रकाश डालना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी ये नीति ही बाद में द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ का प्रधान कारण बनी। हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य। हिटलर की विदेश नीति मीन कैम्प पर आधारित थी और इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। जर्मन मूल वंश के सब लोगों का आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा एक महान जर्मनी संगठन बनाना, वर्साय तथा अन्य शांति समझौतों को रद्द करना, जनता के भरण पोषण और अधिक आबादी के बसने के लिए उपनिवेश स्थापित करना। सेविल के अनुसार हिटलर की परराष्ट्र नीति का सार वर्साय की संधि द्वारा तथा उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था को भंग करना था। हिटलर की मान्यता थी कि शांति बल के आधार पर ही टिकाऊ हो सकती है, समझौते पर नहीं। उसने अपनी विदेश नीति को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रकट किया था। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मातृभूमि को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में करना बहुत जरूरी है। इसकी प्राप्ति के लिए समझौता और यदि यह न संभव हो तो युद्ध का आश्रय लेना विदेश नीति का और हमारा पहला कदम है। हमारी नीति जर्मनी की रक्षा और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए जर्मन सीमा को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। हिटलर की यह नीति राष्ट्रसंघ के स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुई और इसने विश्व शांति की स्थापना को असंभव नहीं बल्कि कठिन बना दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में हिटलर के कार्य, जिसके अंदर पहला है राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद और वर्साय संधि को भंग करना। हिटलर का मुख्य लक्ष्य वर्साय संधि का विरोध करना था। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लादी गई संधि थी। सत्ता प्राप्त करने से पूर्व उसने वर्साय संधि को समाप्त करने का आश्वासन दिया था। राष्ट्रसंघ की सदस्यता हिटलर के अनुसार जर्मनी के लिए एक कलंक के समान थी। वे इसकी सदस्यता से त्याग पत्र देकर बंधन से मुक्त होना चाहता था। 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को हिटलर के निर्देशन में जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई और इसे गुप्त रूप से युद्ध के लिए लामाबंदी की योजना बनाने तथा हथियार के निर्माण का अधिकार दिया। हिटलर की नीति राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के, क्योंकि राष्ट्रसंघ के में हथियारों की होड़ को रोकना चाहता था, जबकि जर्मनी की निशस्त्रीकरण में कोई रुचि नहीं थी। 14 अक्टूबर 1933 ईस्वी को हिटलर ने जर्मनी को समानता के अधिकारों से वंचित किए जाने के कारण निशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग होने तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की। उसने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जर्मनी की भूतपूर्व सरकार ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता इस विश्वास के साथ ग्रहण की थी कि वहां पर सभी को समान अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी तथा जर्मनी अपनी भूतपूर्व शत्रुओं के साथ अच्छे संबंध बना सकेगा, परंतु राष्ट्रसंघ ने तो समानता और ने समानाधिकार। अतः इस प्रकार के असामान्य वातावरण में रहना जर्मन जाति के गौरव के विरुद्ध हो जाता है।
इसके तुरंत बाद हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ने के अपने निर्णय पर जनमत संग्रह कराया, जिसमें लगभग 95% मतदाताओं ने उसके निर्णय का समर्थन किया। नेक्स्ट है पोलैंड के साथ अनाक्रम समझौता 1934 ईस्वी। हिटलर ने अपने देश के उत्कर्ष के लिए केवल अपनी सैनिक शक्ति पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि वे दूसरे देशों के साथ इस प्रकार के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जिससे जर्मनी की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक हो सके। इसके लिए उसने जनवरी 1934 ईस्वी में पोलैंड के साथ 10 साल के लिए अनाक्रम समझौता किया। इस संधि के द्वारा दोनों देशों में यह वायदा किया गया कि आगामी 10 वर्षों में तक एक दूसरे की सीमाओं का भी किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे, परंतु इस समझौते का वास्तविक उद्देश्य फ्रांस की सुरक्षा प्रणाली को निर्बल बनाना था, जिसका पोलैंड एक महत्वपूर्ण सदस्य था। यह समझौता हिटलर की विदेश नीति का प्रथम महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसके फलस्वरूप भविष्य में भी उसके अनेक सफलताएं मिली। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया को हड़पने का सफल प्रयत्न। हिटलर का शांति प्रियता का व्यवहार ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। जनता के सामने कुछ कर दिखाना उसके लिए कुछ बहुत जरूरी था। अतः उसने वर्साई की संधि को भंग करके ऑस्ट्रिया को जर्मनी में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। ऐसा करना सेंट जर्मन की संधि द्वारा वर्जित था। हिटलर की प्रेरणा से 1934 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में एकीकरण समर्थक नाजी दल का संगठन हुआ। जुलाई 1934 में ऑस्ट्रिया के नाजियों ने अचानक विद्रोह कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री डॉल्फस मारा गया, परंतु ये प्रयास बेकार गया क्योंकि ऑस्ट्रिया में नाजियों को पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं था। शीघ्र ही सरकारी फौजों ने विप्लव को दबा दिया। इटली ने मुसोलिनी की राष्ट्रीयता की सुरक्षा के लिए फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया से मिलकर अपनी सेनाएं सीमांत पर भेज दी और चेतावनी दी थी कि यदि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया तो युद्ध छिड़ जाएगा। हिटलर डर गया और विद्रोही नाजियों को जान बचाकर जर्मनी भाग जाना पड़ा। हिटलर की इस असफल प्रयास के कारण बड़ी बदनामी हुई। सार प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार 1935। वर्साई संधि द्वारा जर्मनी के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र सार प्रदेश को 15 वर्ष के लिए राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रखा गया था। जनवरी 1935 ईस्वी में राष्ट्रसंघ के द्वारा सार क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया गया था, जिसका उद्देश्य ये जानना था कि वहाँ की जनता फ्रांस के साथ मिलना चाहती है या जर्मनी के साथ मिलना चाहती है, तो राष्ट्रसंघ में ही बनी रहना चाहती है। 90% के लगभग सार की जनता ने जर्मनी में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। फलते मार्च 1935 को सार प्रदेश जर्मनी में शामिल हो गया। हिटलर का कि ये महत्वपूर्ण विजय थी और इसने ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी थी कि विविध प्रदेशों में रहने वाले जर्मन लोग नाजी आकांक्षाओं के पक्षपोषक हैं। पश्चिमी राष्ट्रों को संतुष्ट करने के लिए हिटलर ने सार पर अधिकार के उपरांत घोषणा की कि उसे पश्चिम में और अधिक प्रांतों की आकांक्षा नहीं है। वर्साई संधि की सैनिक धाराओं को भंग करना और पुनः सशस्त्रीकरण का प्रारंभ। 16 मार्च 1935 को हिटलर ने घोषणा की कि मित्र राष्ट्रों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, इसलिए वर्साई की संधि भी निशस्त्रीकरण संबंधी धाराएं अब जर्मनी के लिए कानूनी या नैतिक किसी भी दृष्टि से बाध्यकारी नहीं थी। इसी समय फ्रांस ने अपने यहाँ अनिवार्य सैनिक सेवा शुरू कर दी और इंग्लैंड ने भी वायु सेना में वर्दी प्रारंभ कर दी। अतः हिटलर ने वर्साई संधि के समस्त सैनिक प्रतिबंधों को ठुकराते हुए जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम लागू करने
36 डिवीजनों की 5,54,000 स्थल सेना बनाने और इंग्लैंड व फ्रांस के बराबर वायुसेना का निर्माण करने का संकल्प प्रकट किया। यूरोप की शांति के लिए हिटलर का यह कदम बड़ा खतरनाक था। हिटलर की इस घोषणा से ब्रिटेन, फ्रांस और इटली बहुत चिंतित हुए। उनकी सरकारों के प्रतिनिधि अप्रैल 1935 में स्ट्रेसा में एकत्र हुए, जहां वर्साई की संधि उल्लंघन करने के लिए जर्मनी की निंदा की गई। लोकार्नो समझौते के प्रति निष्ठावान रहने का वचन दिया, किंतु जर्मनी को सजा देने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौता जून 1935। स्ट्रेसा सम्मेलन से संपन्न जर्मन विरोधी भावनाओं को शांत करने तथा पश्चिमी राष्ट्रों की अपने विरुद्ध एकता को भंग करने के लिए हिटलर ने मई 1935 में इंग्लैंड के साथ नौसैनिक समझौता करने का प्रयास किया। इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों देशों के बीच 18 जून 1935 को नौसेना संधि की गई, जिसके अनुसार जर्मनी के समुद्री जहाज़ों को समुद्री जहाज बनाने की स्वीकृति इस शर्त पर मिल गई कि उसके जहाजी का वजन टन भार है, अंग्रेजों के जहाज़ों की तुलना में 35% तक हो। ये समझौता करके इंग्लैंड ने जर्मनी द्वारा वर्साई की संधि की नौसेना संबंधी धाराओं को उल्लंघन करने का अनुमोदन कर दिया। इस समझौते के फलस्वरूप स्ट्रेसा सम्मेलन के जर्मन विरोधी गुट में फूट पड़ गई। इंग्लैंड, फ्रांस व इटली से अलग हो गया। लोकार्नो संधि का अंत और राइन प्रदेश का सैन्यीकरण 1936। हिटलर वर्साई और लोकार्नो संधि की अवहेलना करके राइन प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। अक्टूबर 1935 ईस्वी में हिटलर ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, जिसका पश्चिमी राष्ट्रों ने प्रबल विरोध किया। इस घटना से पहले से कमजोर स्ट्रेसा मोर्चा पूरी तरह से टूट गया। जर्मनी के अवसर का लाभ उठाकर अपनी सेना को राइनलैंड भेज दिया और वहां किलेबंदी शुरू कर दी। राष्ट्रसंघ की काउंसिल ने जर्मनी के कार्य की निंदा करते हुए मात्र यह निर्णय लिया कि जर्मनी अपने अंतर्राष्ट्रीय साधनों को भंग करने का दोषी है। हिटलर के इस कार्य से छोटे राष्ट्रों का इंग्लैंड और फ्रांस में विश्वास जाता रहा और वे जर्मनी की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाने लगे। हिटलर को रोकने का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अवसर था, परंतु इंग्लैंड व फ्रांस ने उसे खो दिया और यूरोप की शांति के लिए खतरा बढ़ गया। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी RBT 1936-38। हिटलर के आक्रामक कार्रवाइयों से यूरोप के अनेक देशों में भय उत्पन्न हो गया। ये देश जर्मनी के विरुद्ध गुटबंदी करने लगे। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अवलोकन को दूर करने का तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिटलर ने समान विचारधारा एवं हितों वाले देशों से मित्रता करने की आवश्यकता अनुभव की। इस समय इटली तथा जापान ही ऐसे दो राष्ट्र थे जो अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण अन्य देशों की मित्रता खो चुके थे। इटली और जर्मनी दोनों साम्यवाद विरोधी थे और अधिनायकवाद में विश्वास करते थे, अतः दोनों आसानी से मित्र बन सकते थे। अक्टूबर 1936 में रूस के विरुद्ध जर्मनी और इटली के बीच रोम बर्लिन टोक्यो दूरी संधि हो गई। समझौते के अनुसार दोनों देशों ने समान हितों में से संबंधित मामलों में सहयोग करने, दूसरा यूरोपीय संस्कृति की साम्यवाद से रक्षा करने, डेन्यूब नदी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग करने तथा स्पेन के प्रादेशिक तथा औपनिवेशिक अखंडता को बनाए रखने का निश्चय किया गया। इसके अलावा जर्मनी ने अबिसिनिया
को इटली साम्राज्य का अंग स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इटली ने उस क्षेत्र में अपनी जर्मन की कुछ सुविधाएं दे दी। ये समझौते से यूरोप में जर्मनी का एकाकीपन समाप्त हो गया। फिर जर्मनी ने नवंबर 1936 में जापान के साथ एंटी कॉम्पिटन पैक्ट किया। इसमें दोनों देशों ने विदेशों में साम्यवाद फैलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय रूसी संस्था कॉमिंटर्न के संबंध में एक दूसरे को आवश्यक सूचनाएं देने और सोवियत रूस के साथ राजनीतिक संधियां न करने का वचन दिया। 6 नवंबर 1937 को इटली ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण हो गया। ये तीनों राष्ट्र पूरी दूरी राष्ट्र कहलाने लगे। दूरी राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के साम्राज्यों व प्रदेशों को हथियाना था। इस प्रकार एक नया शक्ति संतुलन स्थापित हो गया, जिसमें एक ओर जर्मनी, इटली और जापान थे, तो दूसरी ओर फ्रांस, इंग्लैंड और रूस था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप एक बार फिर लगभग वैसा ही हो गया जैसा कि 1914 से 18 के महायुद्ध से पहले था। ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय। मार्च 1936 हिटलर ने इटली तथा जापान से समझौता करने के पश्चात पुनः ऑस्ट्रिया को हड़पने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने ऑस्ट्रिया में नाजी दल का संगठन किया। फरवरी 1938 में नाजियों ने ऑस्ट्रिया के विभिन्न प्रमुख केंद्रों में जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में प्रदर्शन, जुलूस, सभाएं तथा स्वास्थ्य झंडों का फहराना शुरू किया तथा एक जर्मन जनता एक राज्य के लगाने शुरू किया। ऑस्ट्रिया सरकार ने नाजी आंदोलनों को दबाने का प्रयत्न किया, पर इसमें कुछ सफलता नहीं मिली। नाजी दल के उपद्रवों से वहां की आंतरिक स्थिति बिगड़ गई। 11 मार्च 1938 ईस्वी को जर्मन सेना ने बिना किसी चेतावनी के ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। उनका कोई विरोध नहीं हुआ और ऑस्ट्रिया जर्मन साम्राज्य का अंग एवं प्रांत बन गया। चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग। म्यूनिख समझौता 29 सितंबर 1938। ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के पश्चात हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने का निश्चय किया, क्योंकि वहाँ 32,31,600 व्यक्ति जर्मन थे। उनके अपने स्कूल तथा विश्वविद्यालय थे और उन्हें मंत्रिमंडल में भी स्थान प्राप्त था, परंतु वे संतुष्ट थे। 1937 ईस्वी में आनुपातिक सिद्धांत पर जर्मनी की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। अन्य जर्मन तो उन रियासतों से संतुष्ट हो गए, परंतु नाजीवादी सुडेन जर्मन दल संतुष्ट नहीं हुआ और जर्मनी के इशारे पर उसने पूर्ण स्वायत्ता शासन की मांग की। हिटलर ने उनकी मांगों का समर्थन किया और चेक सरकार को चेतावनी दी कि यदि जर्मन नागरिकों की मांगें स्वीकार नहीं की गई तो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देगा। परंतु इंग्लैंड की चेतावनी पर उसने आक्रमण के बजाय चेकोस्लोवाकिया के अंदर उपद्रव कराकर अपना उद्देश्य पूरा करने का निश्चय किया। अंत में इस समस्या को हल करने के लिए म्यूनिख में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इस समस्या से संबंधित देश चेकोस्लोवाकिया और उसके समर्थक देश रूस को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जर्मनी की साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाना था, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस सम्मेलन में सुडेटलैंड प्रदेश पर जर्मनी को अधिकार कर लेने की आज्ञा प्रदान कर दी।
इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग हो गया, परंतु इससे भी हिटलर की साम्राज्यवादी लिप्सा शांत नहीं हुई। मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर हिटलर ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया। नेक्स्ट मेमल पर अधिकार और पोलैंड के संबंध विच्छेद। 1939 ईस्वी हिटलर ने 22 मार्च 1939 को लिथुआनिया को धमकाकर मेमल प्रदेश ले लिया। उसके बाद पोलैंड के विरुद्ध जर्मन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का दोषारोपण शुरू हो गया। इसके साथ ही उसने पोलैंड से मांग की कि डेंजिंग बंदरगाह जर्मनी में शामिल कर दिया जाए और पोलिश गलियारों में से होकर जर्मनी को रेल और सड़क बनाने के लिए जमीन दी जाए। पोलैंड ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप हिटलर ने पोलैंड के साथ की गई 10 वर्षीय संधि को रद्द कर दिया और डेंजिंग में जर्मन आंदोलन भड़काना तथा पूरी जर्मनी में समुद्र के रास्ते सेना भेजना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा जिससे पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण होने लगा। रूस के सेना आक्रमण संधि अगस्त 1939। बदलती परिस्थितियों में रूस ने जर्मनी जैसे कट्टर शत्रुओं को निकट ला दिया। 23 अगस्त 1929 से हिटलर ने रूस के साथ एक अनाक्रमण समझौता किया। इस समझौते के द्वारा यह तय किया गया कि दोनों देशों में से कोई एक देश किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण का शिकार बने तो दूसरा देश तीसरी शक्ति की मदद नहीं करेगा। इसकी गुप्त धाराओं द्वारा पोलैंड के बंटवारे की व्यवस्था हुई। जर्मनी ने रूस को बाल्टिक राज्य में स्वतंत्रता दे दी। रूस ने भी जर्मनी को खाद्यान्न, पेट्रोल तथा युद्ध की अन्य सामग्रियां देने का वचन दिया। ये संधि 10 वर्ष के लिए की गई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य ये था कि जर्मन जाति पोलैंड से संघर्ष कर रहा हो तो रूस उसकी मदद नहीं कर सके। जर्मनी रूस के साथ ये संधि करने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि ब्रिटेन जैसे अनेक देश साम्यवादी रूस को संधि की दृष्टि से देखते थे, उसे जर्मनी की अपेक्षा अधिक खतरनाक समझते थे। नेक्स्ट है पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939। रूस से समझौता करने के पश्चात हिटलर ने 1 सितंबर 1939 में विधिवत घोषणा किए बिना ही पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर और फ्रांस ने इस आक्रमण का विरोध किया, किंतु हिटलर ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अतः इंग्लैंड भी 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गए। उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अंध राष्ट्रवाद और साम्राज्य विस्तार की विकट लालसा ने द्वितीय महायुद्ध को शुरू करने पर बाध्य कर दिया। हिटलर ने एक के बाद एक देश पर अधिकार करने का दुस्साहस इसलिए किया क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस ने साम्यवादी विरोध किए दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टिकोण के कारण हिटलर व जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति को बार बार अपनाया। सारांश में हिटलर की आक्रामक विदेश नीति तथा द्वितीय महायुद्ध के कारण जर्मनी का अंत हो गया। साथ ही करोड़ों लोग मारे गए वे खरबों रुपए की हानि हुई। इस प्रकार हमने पहले हिटलर की गृह नीति फिर उसकी विदेश नीति के बारे में अध्ययन किया। अब नाजीवाद के उत्कर्ष के परिणाम। हिटलर द्वारा जर्मनी की सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद इसे स्थायी बनाए रखने के लिए उसने वैधानिक और अवैधानिक सभी उपायों का सहारा लिया। अपने संपूर्ण कार्यकाल में उसने जर्मनी में नहीं तो उठापटक मचाई ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर भी गहरा प्रभाव डाला। यद्यपि वे प्रभाव नकारात्मक रहा। जर्मनी पर प्रभाव। नाजी शासन के जर्मनी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1 है वाइमार गणतंत्र का विनाश, हिटलर के अधिनायकवाद की स्थापना, नाजी दल के अलावा सभी राजनीतिक दलों का विघटन और समस्त
समस्त राजनीतिक संस्थाओं का नाजीकीकरण, नागरिक पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षा का नाजीकरण, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन, यहूदियों का दमन, सेना का विस्तार एवं पुनर्शस्त्रीकरण, उग्र विदेश नीति का अवलंबन, सरकार की स्थिरता और नवलास्ट है, बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था का गठन और आर्थिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। E.H. कार के अनुसार नाजी क्रांति का सारे सब में संसार पर प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव दो प्रकार का था। कुछ देशों ने तानाशाही की क्रूरता और ज्यादतियों के प्रति नैतिक रोष की भावना प्रदान थी। अन्य देशों में 1919 के शांति समझौते पर को इस खुली चुनौती पर इतनी ही गहरी चिंता थी। विश्व राजनीति पर नाजीवाद के रूप में निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देते हैं। नंबर 1, वर्साई व अन्य शांति संधियों का खतरा होना, राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा को आघात लगना, जर्मनी के कमजोर पड़ोसी राष्ट्रों का उसकी विस्तारवादी आकांक्षा का शिकार होना, इटली, जापान व जर्मनी आदि सर्वसत्तावादी राष्ट्रों के बीच संधि होना, पश्चिमी शक्तियों द्वारा तुष्टीकरण की नीति का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नाजीवाद के उत्कर्ष के अनेक दुखदायी विनाशकारी परिणाम हुए। नाजीवाद और हिटलर का पतन कारण। महायुद्ध के प्रारंभिक 2 वर्षों में जर्मन पक्ष में अप्रत्याशित सफलता मिली। इस युद्ध में भीषण संहारकारी यंत्रों का प्रयोग किया गया। हिटलर ने इस प्रकार के यंत्रों का संचय बड़ी मात्रा में युद्ध शुरू करने से पहले ही कर लिया था और उनकी अजेयता पर भरोसा करके ही उसने महायुद्ध की अग्नि दिखाई थी। उसकी यह यंत्रीकृत रणनीति वज्र युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिटलर की शुरुआत विस्मयजनक सफलता का आधार यही वज्र युद्ध था। धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों ने भी यह रणनीति अपनाकर उसके आक्रमण को विफल बनाया। अंततः 2 मई 1945 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन का पतन हो गया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए तो यूरोप युद्ध की विनाश लीला रुकी, परंतु उसने हिटलर और उसके साथियों की बलि ले ली। पराजय से निराश फ्यूरर एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर और उसके द्वारा प्राचीन नाजीवाद के पतन का मुख्य कारण नस्ली श्रेष्ठता की भावना थी। उसकी झूठी और अहंकारपूर्ण नीति से विश्व के अधिकांश राष्ट्र तथा अत्याचार पीड़ित यहूदी लोग विरोधी हो गए। हिटलर समझता था कि शक्ति के बल पर सब कुछ संभव है, किंतु उसके पास असीमित शक्ति साधन नहीं थे। वह अजय भी नहीं था। उसके पतन के अन्य कारणों में राजनीतिक अवसरवादी था। उसके स्वयं का दोहरा चरित्र, असीमित महत्वाकांक्षा, जर्मन सेनापतियों का उसमें पूर्ण विश्वास का अभाव, रूस जैसे विशाल देश एवं साम्यवादी दृढ़ व्यक्ति शक्ति पर आक्रमण की गंभीर भूल तथा एक से अधिक मोर्चे पर एक के साथ युद्ध को चालू रखना था कि शामिल है। इसके अलावा युद्ध के साधनों की निरंतर स्रोत के अभाव से ही जर्मनी के पतन के लिए स्वयं हिटलर ही नहीं वरन जर्मनी की जनता भी उत्तरदायी थी, जिसने उसका अंधानुकरण किया। नाजीवाद वस्तुतः मानव समाज का उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला कदम नहीं था, उसका विनाश अवश्यंभव था। सारांश। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसमें एक नई सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्साई की संधि को जर्मनी की जनता अपने राष्ट्र के लिए कलंकपूर्ण दस्तावेज मानती थी। जिस समय जर्मनी के गणतंत्रवादी और साम्यवादी नेता वर्साई की संधि के अनुसार दी जाने वाली जुर्माने की रकमों की अदायगी के बारे में सुविधाएं प्राप्त करने के लिए
मित्र राष्ट्रों से समझौता कर रहे थे। जर्मनी में हिटलर में एक नई शक्ति का उदय हुआ। उसने न केवल वर्साई संधि को पैरों तले कुचल दिया, बल्कि कुछ समय के लिए जर्मनी को महान राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हिटलर ने जर्मनी में सर्वसत्तावादी शासन स्थापित कर विस्तारवादी नीति को अपनाना, उसकी आक्रामक विदेश नीति ने विश्व को एक बार फिर महायुद्ध की आग में झोंक दिया। हिटलर की मृत्यु तथा जर्मनी की पराजय के साथ ही जर्मनी में तानाशाही शासन की समाप्त हो गई। इस प्रकार हमने जर्मनी में नाजीवाद भाग 2 के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।